बिहार एसएससी के लिए, क्योंकि अब आज के बाद कल से तो सभी का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो सभी को मेरे तरफ से सभी के एग्ज़ाम के लिए मैं ऑल द बेस्ट बोलूँगा, बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलूँगा, मैं ऑल द बेस्ट बोलूँगा। क्योंकि बेस्ट ऑफ लक मेरे सोच के हिसाब से थोड़ा हटकर उसका मतलब है, और ऑल द बेस्ट का मतलब जो कि होता है बहुत बेस्ट होता है। तो सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट दोस्तों, जिनका जिनका एग्ज़ाम है मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और उन्हीं को नज़र में रखते हुए आज फिर मैं लास्ट वीडियो लेकर आया हूँ, बिना देरी किए हुए इसमें शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। यह जो स्मरणीय तथ्य है ये आज मैं ज्योग्राफी का लेकर आया हूँ। तो चलिए पहला देखते हैं पॉइंट, एकदम टू द पॉइंट जो एग्जाम में आता है वही पॉइंट इसमें दिया हुआ है। तो आप लोग वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे ताकि सभी को बहुत फायदा मिलेगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ भारत के पड़ोसी देश एवं संबंधित राज्य के साथ लगी हुई सबसे लंबी सीमा के बारे में दिया गया है। जैसे दोस्तों आप सभी ने भारत का मैप देखा होगा, भारत का जो मैप होता है, तो भारत का मैप के अनुसार हम उसके पड़ोसी देश के साथ जो सीमा साझा करते हैं, भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो उस देश के साथ भारत के किन राज्य की सीमा की लंबाई सर्वाधिक सटी हुई है उसका पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। जैसे अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश पहला नंबर पर हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के बारे में बताया जा रहा है। इसको और थोड़ा जूम कर लेते हैं। बांग्लादेश के बारे में बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगने वाला राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल का है, जो कितना किलोमीटर लगता है, तो 2216 किलोमीटर के आसपास इससे लगता है। दूसरा में हम देखते हैं चीन है, चीन भी हमारा पड़ोसी देश है। इसके साथ सबसे लंबी सीमा लगने वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, जो लगभग 1080 किलोमीटर के आसपास लगता है। दोस्तों कहीं कहीं कोई जो ऑथेंटिक बुक नहीं होती है उसमें अरुणाचल प्रदेश के जगह क्या होता है कि आपको नागालैंड दिया हुआ मिलेगा, जो कि गलत है। क्योंकि अगर देखा जाए पूर्ण रूप से तो अरुणाचल प्रदेश ही है जो सर्वाधिक सीमा लगती है। और यहाँ भी 1080 किलोमीटर जो अरुणाचल प्रदेश के साथ दिया गया है दोस्तों, ये चीन के द्वारा कब्जाया हुआ एरिया भी इसमें दे दिया गया है। ऐसे इसका जो ओरिजिनल जो लगता है वो लगभग 700 से 800 किलोमीटर का एरिया जो है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है। उसके बाद देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ किस राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है। तो पाकिस्तान के साथ जो दोस्तों है सर्वाधिक लगने वाली सीमा में हमारा राजस्थान आता है, जो कि लगभग 270 किलोमीटर लगा हुआ है। नेपाल से देखते हैं तो नेपाल से जो है उत्तर प्रदेश राज्य की लंबाई सर्वाधिक सटी हुई है। म्यांमार से अगर देखते हैं तो म्यांमार से जो है अरुणाचल प्रदेश की लंबाई सर्वाधिक सटी हुई है। और भूटान के साथ अगर देखें तो असम के साथ लगी हुई है। दोस्तों यहाँ सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ऊपर शायद मैं चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश, ये चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश का सही डाटा दिया हुआ है। ये म्यांमार के साथ जो डाटा मिलता है किसी किसी बुक में वो नागालैंड दे दिया जाता है, जो कि गलत है। ओरिजिनल यही अरुणाचल प्रदेश ही है, जो कि 520 किलोमीटर, और नागालैंड की सीमा जो है लगभग 517 या 12 किलोमीटर के आसपास जो है वह सटा हुआ है। तो सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश ही म्यांमार से सटता है। आगे देखते हैं तो भूटान के साथ सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक लंबाई से सटने वाला राज्य असम है। भूटान के साथ अगर भूटान को आप देखिएगा तो भूटान के एक साइड में सिक्किम है और एक साइड में अरुणाचल प्रदेश, और उसके नीचे में असम और पश्चिम बंगाल का एरिया सटा हुआ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा असम का ही एरिया जो है इससे सटता है। उसके बाद आते हैं आगे देखते हैं भारत के साथ पड़ोसी देश की सीमा लंबाई एवं पड़ोसी देश के साथ कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सटते हैं वो देखना है। तो बांग्लादेश के साथ भारत का जो सीमा बनता है वो 4096 किलोमीटर के आसपास बनता है, और इसमें बांग्लादेश से संबंधित राज्य जो है वह 5 राज्य इससे सटे हुए हैं। कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं तो उस पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। बांग्लादेश से सटने वाले 5 राज्य जो है दोस्तों, पहला आपका जो है वह आपका मिजोरम है, दूसरा अगर हम देखें तो त्रिपुरा है, तीसरा देखें हम तो मेघालय है, चौथा अगर हम देखें दोस्तों तो चौथा नंबर पर आता है असम की सीमा जो है वो बांग्लादेश से सटती है, और 5वां नंबर पर जो आएगी वह हमारा पश्चिम बंगाल का जो सीमा है वह भी बांग्लादेश से सटता है। तो इस प्रकार से 5 राज्य की सीमा बांग्लादेश से सटता है। कौन कौन सा है एक बार देख लेते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों, इसका एक मैंने ट्रिक बनाया है कि मित्र में आप, तो मित्र में मी से हो गया मिजोरम,
त्र से त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। दोस्तों ये जो मित्र में आप ट्रिक है, इससे 2 क्वेश्चन और बनता है। क्या बनता है सो हम आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन ये बीपीएससी में पूछा गया था इस बार कि किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो पंचायती राज व्यवस्था अगर हम देखें दोस्तों, तो इसमें से अगर हम ये 2 राज्य को हटा देते हैं, अगर हम ये 2 राज्य को, तो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ये 4 ऐसे राज्य है भारत में जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। कौन कौन सा है? तो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो ये 2 प्रकार से ये हमारा हेल्पफुल ट्रिक बन जाता है मित्र में आप। आगे देखते हैं चीन के साथ। तो चीन के साथ जो सीमा की लंबाई है, भारतीय सीमा की लंबाई, वो 3488 किलोमीटर है। और इससे संबंधित राज्य कितने हैं? तो 5 है। 5 राज्य में से 1 केंद्र शासित प्रदेश है और 4 जो है वो हमारा राज्य होता है। कौन कौन सा है? तो अगर हम भारत का मैप देखें तो सबसे ऊपर में लद्दाख आता है, सबसे ऊपर में लद्दाख। उसके बाद देखते हैं तो उत्तराखंड की सीमा लगती है। उसके बाद हम देखते हैं लद्दाख के बाद अगर नीचे आते हैं तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद अगर और नीचे आते हैं तो हिमाचल प्रदेश है। सॉरी, पहले हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद उत्तराखंड है। उसके बाद इधर आते हैं तो एक सिक्किम है और एक अरुणाचल प्रदेश है। तो इस प्रकार से 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर भारत की सीमा चीन से सटती है। कौन कौन सा है? लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जो कि चीन के साथ अपना सीमा को साझा करता है। आगे देखते हैं पाकिस्तान। तब पाकिस्तान के साथ जो है सीमा की लंबाई, भारतीय सीमा की लंबाई, वो लगभग 3323 किलोमीटर की लंबाई है। 3323 किलोमीटर है और इससे भी 5 राज्य है। 5 राज्य में से 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 जो है वह राज्य है। कौन कौन सा राज्य है? तो सबसे पहले गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद पंजाब है। ये 3 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो नए बने हैं, जम्मू कश्मीर का विघटन होकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। जैसे एक जम्मू एंड कश्मीर हो गया और एक हमारा लद्दाख हो गया। तो इस प्रकार से पाकिस्तान से भी 5 राज्य मिलकर टोटल सीमा साझा करते हैं। नेपाल से देखते हैं तो नेपाल से 1751 किलोमीटर की सीमा भारत से सटी हुई है, जो कि 5 राज्य से बनाती है। कौन कौन से वो 5 राज्य है? तो देखते हैं तो पहले उत्तराखंड आता है, उसके बाद हमारा यूपी आता है, फिर उसके बाद बिहार आता है। बिहार के बाद हम देखते हैं दोस्तों तो पश्चिम बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल आता है और उसके बाद एक और राज्य है जो कि नेपाल के साथ सटी हुई है, वो सिक्किम राज्य है। तो इस प्रकार से नेपाल से भी कितने राज्य हो गए? तो टोटल 5 राज्य हो गए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और कुल लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर। और नेपाल से सर्वाधिक सटी हुई कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है सर्वाधिक सटी हुई है। नेपाल के बाद हम देखते हैं तो म्यांमार आता है। म्यांमार से सटने वाली लंबाई जो है 1643 किलोमीटर की है और इससे कुल 4 देश की सीमा जो है वो सटी हुई है। सॉरी, 4 राज्यों की सीमा जो है वो सटी हुई है। वो कौन कौन से भारतीय 4 भारतीय राज्य है? तो उसे हम देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, पहला अरुणाचल प्रदेश होगा, फिर उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो नागालैंड होगा, फिर उसके नीचे आएंगे तो नागालैंड के बाद मणिपुर होगा, मणिपुर के बाद आएंगे तो हमारा नीचे मिजोरम होगा। तो इस प्रकार से 4 राज्य जो है भारतीय राज्य वो म्यांमार से सटे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आगे देखते हैं तो भूटान है। भूटान से कुल लंबाई 699 किलोमीटर है। इससे भी संबंधित 4 राज्य है। कौन कौन से 4 राज्य है दोस्तों? तो भूटान का अगर हम देखें तो इस प्रकार से भूटान का नक्शा है। ये बीच में यहाँ पर भूटान है, इधर से हमारा सिक्किम है, इधर से अरुणाचल प्रदेश है और नीचे से जो है यहाँ से इतना दूर का भाग असम का सटा हुआ है और यहाँ पर देखते हैं तो वेस्ट बंगाल का भाग सटा हुआ है। तो कुल 4 राज्य हो गए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल। और सबसे ज़्यादा सटने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सटने वाला राज्य जो है वह असम है। उसके बाद देखते हैं अफगानिस्तान। तो दोस्तों अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की छोटी सी सीमा है, जिससे संबंधित राज्य एक ही है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। और इसमें भी क्या कहा जाता है कि यह अफगानिस्तान जो है वर्तमान समय में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK जो है उसके साथ सीमा साझा करता है। तो कहीं कहीं ये पाकिस्तान के साथ भी आंसर ले लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों कि भारत और उसके साथ पड़ोसी देश की जो सीमा साझा करती हैं उसके क्या क्या विशेषता थी। अब आगे देखते हैं भारत की स्थिति के बारे में देखते हैं। भारत जो स्थित है उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। दोस्तों अगर हम देखें भारत का, तो अगर ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा अगर पृथ्वी है और इसमें क्या है,
इसमें हम देखते हैं तो यहाँ से 0 डिग्री पर जो लाइन जो गया है इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। और ऊपर से जो आता है 180 डिग्री 0 डिग्री का लाइन आता है, इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है यह ऊपर हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे के पार्ट को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये दक्षिणी ध्रुव है और इधर जो है वो पूर्वी हिस्सा है और इधर का पास कहते हैं हम पश्चिमी हिस्सा है। तो भारत का स्थिति अगर देखा जाए दोस्तों, तो भारत जो है इस प्रकार से यहाँ पर स्थित है विषुवत रेखा से ऊपर। और यहाँ तो इसकी स्थिति अगर हम देखें कहाँ पर है, तो उत्तरी अक्षांश मतलब यह उत्तरी ध्रुव के तरफ है। देखिए ये बीच वाले पार्ट से ऊपर वाले को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में है एवं पूर्वी देशांतर के बीच, और इस साइड में है। इस वाले लाइन के इधर अगर हम देखें तो इधर पूर्वी है और इधर पश्चिमी है। तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच, उत्तरी अक्षांश इसलिए कहा गया कि इस वाले लाइन को अक्षांश रेखा कहा जाता है। जो 0 डिग्री के समानांतर जो लाइन खींचा जाता है इसको अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो उत्तरी अक्षांश में है। अब पूर्वी देशांतर की इसके समानांतर जो भी वृत्त खींचा जाता है उसको कहा जाता है देशांतर। तो पूर्वी देशांतर उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। उसके बाद देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कैमा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान जो है वो 7वां है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत की क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.42% है। और अगर पूछा जाए भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति जो है दोस्तों चतुष्कोणीय होती है, चतुष्कोणीय। इससे एक और डाटा को हम रिलेट कर सकते हैं कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और विश्व के क्षेत्रफल का टोटल 2.4% हिस्सा भारत के पास है। हम ये भी देख सकते हैं, इससे जोड़ सकते हैं कि हीरा की जो आकृति होती है वो भी चतुष्फलकीय होती है और हीरा का जो घनत्व होता है 2.42 ही होता है। तो हम इस भारत के साथ हीरा का आकृति को भी हम जोड़ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है और भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। ये क्या होता है दोस्तों, तो समझिएगा। ये जैसे ये हमारा भारत अगर है, नक्शा तो हमें बनाना आता नहीं है, अगर हम ये भारत मान लेते हैं तो ये हमारा भारत का उत्तर है और ये भारत का हमारा क्या है, दक्षिण है, और ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो बोला गया उत्तर से दक्षिण में, जब उत्तर से दक्षिण वाले लाइन को अगर हम मिलाते हैं दोस्तों, उत्तर से अगर दक्षिण वाले लाइन को, तो यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी जो है वो 3214 किलोमीटर है। और अगर हम पूरब से पश्चिम के लाइन को मिला देते हैं तो यहाँ से कुल दूरी जो है वो 2933 किलोमीटर होती है। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, भारत की जलीय या समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या 7 होती है। ये क्या कहा जा रहा है कि भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करने वाले कुल देशों की संख्या कितनी है। अगर हम भारत के साथ समुद्री साझा करने वाले देश को देखें दोस्तों, तो एक देश हमारा नीचे से आते हैं श्रीलंका, श्रीलंका के बगल में ही मालदीव है, मालदीव। उसके बाद देखते हैं तो बांग्लादेश, म्यांमार, फिर उसके बाद इधर हम आते हैं तो पाकिस्तान और एक इंडोनेशिया। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 7 देश जो है वह जलीय सीमा के साथ भारत में सटे हुए हैं। कौन कौन से वो देश है तो एक बार देख लेते हैं। श्रीलंका पहला हो गया, श्रीलंका के बगल में मालदीव हो गया, फिर हम इधर आते हैं मालदीव, तो इधर आते हैं तो इंडोनेशिया हो गया, फिर उसके बाद हम बगल में जाते हैं तो म्यांमार देखने को मिलेगा, म्यांमार के बगल में बांग्लादेश देखने को मिलेगा, बांग्लादेश, और एक हमारा पड़ोसी नल्ला पाकिस्तान। तो 1 2 3 4 5 6, एक और कौन सा देश छूट रहा है दोस्तों, एक और जो हमारा देश छूट रहा है, श्रीलंका हो गया, नीचे मालदीव हो गया, इधर इंडोनेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया। एक और कौन सा देश दोस्तों छूट रहा है, एक और जो देश दोस्तों जो इसमें 7वां जो देश है वो श्रीलंका, हाँ दोस्तों माफ़ कीजिएगा, एक और देश है थाईलैंड। भारत के साथ कुल 7 देशों की सीमा जो है जलीय सीमा साझा करती है। कौन कौन सा है, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और थाईलैंड। तो इस प्रकार से 7 देश की सीमा भारत से जलीय सीमा से द्वारा साझा करती है। आगे देखते हैं भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या। तो जल एवं स्थल दोनों से लगने वाली जो सीमा है वो 3 देशों के साथ लगती है। कौन कौन सा है, तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। आगे देखते हैं भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेखा स्थित है। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है, जो 1947 में सर CJ रेड क्लिफ के द्वारा खींचा गया था।
भारत एवं चीन के मध्य जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है, जो 1914 में माना गया था। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा है, जो 1896 ईस्वी में इसे बनाया गया था। उसके बाद देखते हैं भारतीय मानक समय गुजरती है। तो भारतीय मानक समय जो है 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर अगर पूछा जाए कि भारतीय मानक समय कितना डिग्री को लिया गया है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को लिया गया है। और यह भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा जो है यह आगे है, 5.5 घंटा आगे है। कहाँ से? तो ग्रीनविच रेखा से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य है? तो इधर से अगर देखें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कर्क रेखा किस राज्य के बीचों बीच गुजरता है? तो मध्य प्रदेश राज्य से कर्क रेखा जो है वह बीचों बीच गुजरता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या कुल 5 देश हैं। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है, कौन कौन सा है? तो वो भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये 5 ऐसे देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में इसे शामिल किया गया है। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली नदी को संकोश नदी कहा जाता है, जो असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करता है। भारत और म्यांमार के मध्य सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो भारत और नेपाल के मध्य सीमा जो है काली नदी बनाती है। म्यांमार और भारत को अलग करने वाली जो पहाड़ी है वो पटकाई ब्रूम की पहाड़ी है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य त्रिपुरा है, सभी जानते हैं। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यहाँ सिर्फ दक्षिण बिंदु दिया, तो हम लोग उत्तरी बिंदु को भी देख लेते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अगर पूछा जाए कि उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु जो है वह इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल, इसे इंदिरा कॉल के नाम से पुकारा जाता है। और दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। आगे देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रा देख लेते हैं दोस्तों। दर्रा से जरूर क्वेश्चन एक रहता है एग्जाम में। दर्रा से पहला देखते हैं क्या है, जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो जोजिला दर्रा जो है वह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। काराकोरम दर्रा किस राज्य में है? तो काराकोरम भी जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में ही है। उसके बाद देखते हैं बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल दर्रा भी हमारा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा, तो बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में ही है। सिप किला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा, ये 3 दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसको ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, एक सिरोब करके इसे याद रखेंगे, सिरोब। सी से हो गया सिप किला दर्रा, रो से हो गया रोहतांग दर्रा और ब से हो गया बारालाचा दर्रा। तीनों का संबंध क्या चीज़ से है? तो हिमाचल प्रदेश से है, सिरोब। आगे चलते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में देखते हैं। उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं उसमें पहला दर्रा लिपुलेख दर्रा है, जो कि उत्तराखंड। माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, नाथुला, यहाँ देखिए लिपुलेख, माना, नीति, 3 ऐसे दर्रा है जो कि उत्तराखंड में स्थित है, लिपुलेख, माना, नीति। उसके बाद देखते हैं सिक्किम के 2 प्रमुख दर्रा है, नथुला और जेलेपला दर्रा। नथुला और जेलेपला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। उसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे को देखते हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है बोमडिल्ला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में है। यंग्याप दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। यंग्याप दर्रा से ही ब्रह्मपुत्रा नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिल्ला दर्रा, यंग्याप दर्रा और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा जो कि बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है दोस्तों, मणिपुर में स्थित है। तुजू दर्रा एग्जाम में बहुत बार इसे पूछा भी गया है। तो यह किस राज्य में है? तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। उसके बाद देखते हैं तिब्बत से शिमला को जोड़ता है, तो सिप किला दर्रा जो है तिब्बत को शिमला से, मतलब भारत को तिब्बत से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? तो यह जो है सिप किला दर्रा है। और सिप किला दर्रा अभी हम लोग पढ़े थे कि कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। भारत को म्यांमार से जोड़ता है तो तुजू दर्रा। भारत को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो तुजू दर्रा। और तुजू दर्रा अभी पढ़े थे दोस्तों कहाँ है? तो मणिपुर में स्थित है। उसके बाद देखते हैं श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, तो श्रीनगर से अगर गिलगित को जोड़ता है तो बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने वाला दर्रा बुर्जिल दर्रा है।
भारत का सबसे ऊंचा दर्रा तो काराकोरम दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर करके कुछ है। उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है गॉडविन ऑस्टिन या K2 है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी को हिमाद्री या बृहद हिमालय कहा जाता है। इस श्रेणी में पाए जाने वाले जितने भी पहाड़ हैं उनका जो औसतन ऊंचाई होता है 6000 मीटर से 6000 मीटर के आसपास होता है। कामेट, देखिए बृहद हिमालय में क्या क्या आता है, तो कामेट, नामचा बारवा, नंदा देवी, कंचनजंगा, ये सभी प्रमुख पहाड़ है जो कि किस श्रेणी में आता है, तो बृहद हिमालय या हिमाद्री में आता है, जिसे ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय का नवीनतम भाग कौन है, तो हिमालय का नवीनतम भाग शिवालिक है, जिसका जो रचना हुआ था वो सबसे बाद में हुआ था। हिमालय उदाहरण है तो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर होती है। और अरावली पर्वत जो है भारत का या विश्व का सबसे पुराना, मतलब शिष्ट पर्वत में सबसे पुराना शिष्ट पर्वत जो है अरावली को ही कहा जाता है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, और अमरकंटक से प्रमुख नदियां निकलती है। कौन कौन सी नदी है, तो नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी। नर्मदा, सोन, महानदी ये सब कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। इसके लिए भी एक याद रखेंगे कि अमर किसके पास जाएगा, अमर जो है वह सोनम के पास जाएगा। अमर किसके पास जाएगा, तो सोनम के पास जाएगा। सोन नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया और महानदी हो गया। तो अमरकंटक से हो गया ये 3 प्रमुख नदियाँ। आगे देखते हैं दोस्तों, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। दक्कन का पठार स्थित है महाराष्ट्र में। धरवार का पठार स्थित है कर्नाटक से। धरवार का पठार जो है वह कर्नाटक में स्थित है। बाबा बुदन, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी ये कहाँ स्थित है, तो ये सभी कर्नाटक में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ी है, तो पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी है। और इसी में एक प्रमुख गैप है, मतलब दर्रा है, जिसे हम लोग पाल घाट दर्रा के नाम से जानते हैं। तो ये भी हो सकता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर कौन सा दर्रा है, तो पाल घाट दर्रा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनईमुदी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी के श्रेणी में यह उपस्थित है, अन्नामलाई पहाड़ी में। और अगर बोला जाए कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वह दोदा बेटा है, दोदा बेटा है। उसके बाद देखते हैं प्रमुख समुद्री तट एवं उसका विभाजन। तो कोरोमंडल तट, ये पूर्वी समुद्री तट है दोस्तों। भारत का पूर्वी छोर पर जो समुद्र तट है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट, उत्तरी सरकार तट। तो कोरोमंडल तट जो है कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक के क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहा जाता है। गोलकुंडा तट, तो ये कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी डेल्टा तक स्थित है। उत्तरी सरकार तट, तो गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग तक इसका स्थिति है। तो पूर्वी समुद्री तट को 3 भागों में बांटा गया है, कोरोमंडल, गोलकुंडा और उत्तरी सरकार तट। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, तो पूर्वी तट पर जो बंदरगाह है दोस्तों, पारादीप जो कि उड़ीसा में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं भारत के पश्चिमी समुद्र तट एवं उनका विभाजन। अब पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है वो देखते हैं। तो पश्चिमी तट को भी 3 प्रमुख तट में बांटा गया है। पहला कोंकण तट है। कोंकण तट जो है गुजरात से लेकर के गोवा तक के क्षेत्र को कहा जाता है। दूसरा हमारा केनरा तट है। केनरा तट जो है वह गोवा से मंगलुरु तक के क्षेत्र को केनरा तट कहा जाता है। तीसरा है मलाबार तट। मलाबार तट जो है मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को मलाबार तट कहा जाता है। मलाबार तट से क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले
भारत में जब मानसून आती है तो सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर ही वर्षा कराती है, तो ये भी याद रखेंगे। पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों, महत्वपूर्ण बंदरगाह देख लेते हैं। पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह स्थित है उसे हम देखते हैं। जैसे पहला है कांडला, तो कांडला बंदरगाह जो है, कांडला गुजरात में है। और दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में क्या किया गया है कि मतलब जो प्रमुख बंदरगाह थे उनके नाम चेंज कर दिए गए हैं। जैसे कांडला का नाम बदल कर रख दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और आगे देखते तो कांडला देख लिए हम लोग कि गुजरात में है और इसका वर्तमान में नाम जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनका वर्तमान में नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मारमा गोवा, तो मारमा गोवा गोवा में ही स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र का बंदरगाह है। नाहासोवा ये भी महाराष्ट्र में ही है। नाहासोवा को ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं मंगलुरु तट, मंगलुरु बंदरगाह, तो मंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। कोच्चि बंदरगाह तो यह केरल में स्थित है। उसके बाद देखते हैं पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी को सैडल पीक कहा जाता है। दोस्तों ये जो स्मरणीय तथ्य दिया गया है रिवीजन का, बहुत मतलब इसको हम बोलेंगे कि बेस्ट इसे माना जा सकता है। क्योंकि क्या होता है कि किताब में तो हम लोग पूरा पढ़े हुए रहते हैं, लेकिन रिवीजन करते समय डाटा निकाल नहीं पाते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में नहीं मिल पाता है। और इसमें क्या किया गया है कि वो डाटा सभी को इकट्ठा करके दिया गया है, जिससे हम कम समय में ही क्या कर सकते हैं कि पूरा रिवीजन कर सकते हैं। और इसके बाद समय बचता है तो हम और डीपली कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। जैसे आगे देखते हैं पंबन द्वीप स्थित है, तो पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद आते हैं नदी कौन सा नदी कहाँ से निकलता है वो देखते हैं दोस्तों। जैसे सिंधु नदी, तो सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सा है, तो सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम। इसको ऐसे याद रख सकते हो दोस्तों कि सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, तो सचिव को झेलो, सचिव को झेलो। सचिव में स से सतलज, चिनाब हो गया ची से, ब से ब्यास और झ से झेलम। और सचिव को कौन झेलेगा, तो रवि झेलेगा। रवि सचिव को झेलो, रवि सचिव को झेलो, सचिव को झेलो। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों कि हमारा सारा सहायक नदी आ जाएगा। रवि से रावी नदी हो गया, स से सतलज नदी, चिनाब नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी की प्रमुख 5 सहायक नदी ये सब है। उसके बाद गंगा नदी, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख हिमानी से निकलती है। ये गंगा नदी जो दोस्तों निकलती है तो ये प्रमुख रूप से गंगा नदी नहीं निकलती है, बल्कि गोमुख हिमानी से जो है अलकनंदा और भागीरथी करके 2 नदी की धारा निकलती है। और वो दोनों जब एक साथ मिल जाती है आकर के, तब उसके सम्मिलित धारा को हम लोग गंगा कहते हैं। तो देखते हैं गंगा नदी गोमुख हिमानी से, इसकी प्रमुख सहायक नदी है यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा इत्यादि। और सोन नदी भी हम देखते हैं कि गंगा नदी में पटना में आकर मिल जाती है। यमुना नदी, तो यमुना नदी का उद्गम जो है यमुनोत्री हिमानी उत्तराखंड से ही होता है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन। कोसी नदी, तो कोसी नदी जो है वह दोस्तों, कोसी नदी चीन के गोसाई स्थान चोटी से निकलती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है कौन कौन सी है, लिखू, दूध कोसी, भोट कोसी, यारू, ये जो है प्रमुख इसकी सहायक नदी होती है। नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी के बारे में हम लोग पढ़े थे कि अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। प्रमुख 3 नदी कौन कौन सा है, तो सोन नदी है, नर्मदा और महानदी। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, और इसका जो प्रमुख सहायक नदी है वो हालन, बंजार और तवा। तवा याद रखिएगा दोस्तों, तवा किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। कौन सा, तो तवा। उसके बाद देखते हैं हम नर्मदा के बाद ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के ही पास में एक ग्लेशियर है, जिसको हम लोग चेमा युंगडुंग हिमानी के नाम से जानते हैं। तो चेमा युंगडुंग हिमानी से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में यंगयाप दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी मानस, तिस्ता, सुबनसिरी, दिबांग और लोहित। तो ये सब जो है ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी है। महानदी देखते हैं कहाँ से निकलती है, तो महानदी सिहावा के पास छत्तीसगढ़ से निकलती है। और
इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो ब्राह्मणी, बैतरणी। तो बैतरणी और ब्राह्मणी जो है महानदी की सहायक नदी है। उसके बाद हम देखते हैं कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, कृष्णा नदी का, वो महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा। इसको हम देखेंगे तो ऐसे याद रखेंगे, भीम तू मूसा को अमर कर दे, भीम तू मूसा को अमर कर दे, मूसा को अमर कर दे। इसमें सारा आ जाता है कृष्णा नदी के सहायक नदी। जैसे भीम से हो गया भीमा नदी, तू से हो गया तुंगभद्रा नदी, मूसा से हो गया मूसी नदी, और इसमें पंचगंगा और दूधगंगा दो ऐसे नाम है जो कि लगता है कि कृष्ण भगवान से ही संबंधित है, पंचगंगा और दूधगंगा। उसके बाद देखते हैं गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है वह त्र्यंबक की पहाड़ी से होती है और इसका जो प्रमुख सहायक नदी है बेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, सबरी, वर्धा, प्राणहिता। तो वर्धा जो है वह गोदावरी नदी की ही सहायक नदी होती है। तो कुछ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नदी है जो कि आप याद कर लेंगे कि किसकी सहायक नदी। जैसे वर्धा, तो ये एग्जामिनर जरूर पूछता है ताकि कंफ्यूज जरूर हो सके। तो वर्धा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी के उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से और इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? तो भवानी, अमरावती, हेमावती। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, आगे आता है उसके बाद देखते हैं दोस्तों 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो है दोस्तों वह मालदीव को मिनिकॉय से जोड़ती है। 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? तो मालदीव से मिनिकॉय। 9 डिग्री कहाँ है? तो लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के बीच है। 10 डिग्री, तो 10 डिग्री जो है लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। उसके बाद प्रमुख डंकन पास है। डंकन पास कहाँ स्थित है? तो डंकन पास जो है वो लघु अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान के बीच स्थित है। ये डंकन पास और 10 डिग्री चैनल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखते हैं हम आगे डंकन पास के बाद कोको चैनल। तो कोको चैनल जो है कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान के बीच स्थित है। पाक स्ट्रेट तो तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। उसके बाद मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी जो दोस्तों है वह तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट में ही क्या है? मन्नार की खाड़ी स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं भारत की सबसे बड़ी तटीय झील। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है वह चिल्का झील है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी चिल्का झील ही है। सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील है। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सा है, तब हम सांभर झील लेते हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तब वो चिल्का झील उड़ीसा ही होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है भारत में सबसे खारे पानी की झील, तो चिल्का झील। सबसे खारे पानी की नहीं दोस्तों, बल्कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील ही होगा। यहाँ भी ये मिस्टेक ही है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो बुलर झील। देखिए यहाँ सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो बुलर झील और सबसे बड़ी खारे पानी की झील तब चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील है, जिसे पंचपोखरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तीस्ता नदी, यही चोलामू झील से ही तीस्ता नदी का उद्गम होता है। भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील तो लोनार झील है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य कौन सा झील स्थित है? तो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच जो है हुसैन सागर झील स्थित है। लोकटक झील स्थित है मणिपुर में। वेम्बनाड झील स्थित है केरल में। उसके बाद जलवायु पर आते हैं। भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। भारत में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है और ये किस कारण होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से या लौटती हुई मानसून के कारण। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है, जो लगभग 22% भाग पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है? तो पोटास की मात्रा अधिक होती है। यह सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है भारत के लिए। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है।
माफ़ कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि किस मिट्टी के निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। काली मिट्टी में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन आदि की बहुलता होती है। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है। तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण यह काला होता है। काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी भी इसी को कहा जाता है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में है। कपास की खेती हेतु इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लाल मिट्टी को देखते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता पाई जाती है और इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की जरूरत होती है। तो चाय की खेती के लिए अम्लीय प्रकार की मिट्टी की ही जरूरत होती है। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन ई बोरलॉग को जाना जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हरित क्रांति शब्द के जन्मदाता कौन है। तो हरित क्रांति शब्द के जन्मदाता जो है वो विलियम गॉड को माना जाता है। विलियम गॉड ने ही सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। तो हरित क्रांति शब्द का जनक विलियम गॉड हो गए। और हरित क्रांति के जनक कौन हुए विश्व में। तो नॉर्मन ई बोरलॉग हुए। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। और भारत में प्रथम जो कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार जो दिया गया था एम.एस. स्वामीनाथन को ही दिया गया था। 1987 ईस्वी में दिया गया था। उसके बाद देखते हैं भारत में हरित क्रांति का शुरुआत 1967 से 68 के बीच हुआ था। और भारत में श्वेत क्रांति का शुरुआत 1960 ईस्वी में हुआ था। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। और श्वेत क्रांति का संबंध क्या चीज़ से है। तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है वह दूध उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद देखिए प्रमुख क्रांति और किस क्षेत्र में हुआ है वो देख लेते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन में, जिसमें मोटे अनाज को काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिला था। उसके बाद नीली क्रांति। तो नीली क्रांति जो है दोस्तों, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति तो अंडा उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। आगे देखते हैं भूरी क्रांति उर्वरक यानी खाद से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति जो है बायोडीजल से संबंधित है। तो हमने देख लिया दोस्तों प्रमुख क्रांति और उसके क्षेत्र। यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है वो देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह कुंचिकल जलप्रपात 455 मीटर स्थित है। और ऐसे दोस्तों ज़्यादातर तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात में जोग या गरसोप्पा को ही लिया जाता है, क्योंकि कुंचिकल जलप्रपात जो है यह गैर पंक्तिबद्ध है। मतलब जैसे अगर कोई पहाड़ी है, ये अगर पहाड़ी है और इस पर से सीधा नीचे गिरने वाला में सबसे ऊंचा से गिरने वाला झरना जो है वो जोग या गरसोप्पा ही है। और कुंचिकल क्या है। तो कुंचिकल जो है दोस्तों इस प्रकार से अगर कोई पहाड़ी है, जैसे देख लीजिए ऐसे पहाड़ी आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर नीचे। तो ये गैर पंक्तिबद्ध तरीका से जो है ये पहाड़ी पर से होकर कुंचिकल जलप्रपात इस प्रकार से नीचे की ओर आता है। तो यहाँ से अगर हम तुलना करें कि यहाँ से यहाँ की हाइट कितनी है तो 455 मीटर है। तो ये एक सीधा नहीं आता है बल्कि पंक्तिबद्ध तरीका से आता है। और जोग या गरसोप्पा के बारे में क्या बताए कि वो सीधा पहाड़ से होकर के नीचे चला आता है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा ऊंचाई माना जाता है। भारचुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात स्थित है। तो भारचुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। बिहार जलप्रपात जो है राजस्थान में टोंस नदी पर स्थित है। बिहार जलप्रपात राजस्थान में टोंस नदी पर ये जो है स्थित है। गोकक जलप्रपात जो है गोकक नदी पर ही है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात जो है वह गोवा राज्य में स्थित है। अब आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग
यहाँ है। प्रमुख परियोजना देखते हैं दोस्तों, जैसे गिरना सिंचाई परियोजना। तो गिरना सिंचाई परियोजना जो है वह महाराष्ट्र में गिरना नदी पर ही स्थित है। पंबा सिंचाई योजना, तो पंबा सिंचाई योजना केरल राज्य में स्थित है। उसके बाद देखिए, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था 1983 ईस्वी में। तो भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन 1983 ईस्वी में किया गया था। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित 1874 में पश्चिम बंगाल में किया गया था। उसके बाद देखते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना 1955 में रूस के सहयोग से हुआ था। उसके बाद राउरकेला का जो स्थापना हुआ था 1959 में जर्मनी के सहायता से हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट का जो स्थापना हुआ था 1964 में हुआ था और ये भी रूस के सहयोग से हुआ था। तो देख लिए ये प्रमुख उद्योग। उसके बाद देखते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1974 ईस्वी में हुआ था। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में स्थापित किया गया था। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में मुंबई को जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से जूट उद्योग को जानते हैं। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। तो भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में हुआ था। एसोसिएट सीमेंट कंपनी मतलब एसीसी का स्थापना कब हुआ था? तो एसीसी का स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश का नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश का नेपा नगर जो है वह कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया था। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में हुआ, एसीसी कंपनी की स्थापना 1936 ईस्वी में और भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में होती है। उसके बाद देखते हैं कुटीर उद्योग बोर्ड का जो स्थापना हुआ था 1948 ईस्वी में हुआ था। केंद्रीय सिल्क बोर्ड का जो स्थापना हुआ था 1949 ईस्वी में हुआ था। भारतीय हथकरघा बोर्ड तो 1950 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तो 1954 ईस्वी में और लघु उद्योग बोर्ड भी जो है 1954 ईस्वी में ही हुआ था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, कुटीर उद्योग बोर्ड तो 1948 ईस्वी में, केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 ईस्वी में, भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 ईस्वी में, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तो 1954 ईस्वी में, लघु उद्योग बोर्ड का स्थापना भी 1954 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद देखते हैं भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है NH-44 है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग 47A है। और नया डाटा में अगर दोस्तों हम देखें तो सबसे छोटा जो मतलब सड़क मार्ग में अगर देखा जाए कि सबसे छोटा सड़क मार्ग कौन सा है, तो ये अभी नया डाटा में चेंज हो गया है। भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-118 और NH-548 को माना जाता है। संयुक्त रूप से NH-118 और या इसी को 548, NH-118 और 548 जो है दोनों की लंबाई जो है 5 किलोमीटर है। तो ये पुराना डाटा है 47A सबसे छोटा। अब जो है जब नाम चेंज किया गया है, सबको जोड़ दिया गया है, तो उसमें सबसे छोटा का जो दर्जा मिला है वो 118 को मिला है। उसके बाद देखते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 5846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जो दोस्तों 4 महानगरों को जोड़ने का किया गया है। जैसे देखते हैं तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। तो 4 महानगरों को जोड़ने का जो राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत योजना बनाया गया है उसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। इसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है।
भारतमाला परियोजना का संबंध क्या चीज़ से है? तो भारतमाला परियोजना का संबंध जो है सड़क निर्माण से है। सागरमाला परियोजना का संबंध क्या चीज़ से है? तो बंदरगाह का विकास से है। उसके बाद देखते हैं रेलवे में आते हैं। विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1825 ईस्वी में लंदन में। अब भारत में पहली रेलगाड़ी जो चलाई गई थी वो 1853 ईस्वी में चलाया गया था। भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी 1925 ईस्वी में। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी 1969 ईस्वी में। उसके बाद देखते हैं भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1950 ईस्वी में हुआ था। रेल बजट को आम बजट से अलग कब कर दिया गया था? तो रेल बजट को आम बजट से अलग जो है 1924-25 के बजट में इसे अलग कर दिया गया था एक्वर्ट कमेटी के सिफारिश पर। परंतु पुनः 2017 में रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया। और किस कमेटी के अनुशंसा पर? तो विवेक देवराय समिति के अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट के साथ क्या किया गया? तो इसे सम्मिलित कर दिया गया विवेक देवराय समिति पर। अलग किया गया एक्वर्ट समिति पर और जोड़ दिया गया किस समिति के द्वारा? तो विवेक देवराय समिति के द्वारा। उसके बाद देखते हैं कलकत्ता मेट्रो रेल का शुरुआत कब हुआ था? तो कलकत्ता मेट्रो रेल का शुरुआत 1984 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली मेट्रो रेल का शुरुआत 2002 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल जो है 2014 में मुंबई में चलाया गया था। और इस समय जो मुंबई के जो मुख्यमंत्री थे वो पृथ्वी सिंह चौहान थे। उसके बाद देखते हैं भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो रेलवे विश्वविद्यालय जो है बड़ौदा गुजरात में खोला गया है। भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई है, जिसे नाहरसुवा भी कहा जाता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे गहरा बंदरगाह जो है वह विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो कृत्रिम बंदरगाह है वह चेन्नई बंदरगाह है। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्ग है जो कि कहाँ से कहाँ तक जाती है वो देखते हैं। तो NW1 जो है वह इलाहाबाद से हल्दिया के बीच जाता है। उसके बाद देखते हैं NW2। तो NW2 जो है दोस्तों यह सादिया से धुबरी पट्टी तक जाता है। NW3 को देखते हैं तो NW3 जो है कोल्लम से कोट्टापुरम तक जाता है। NW4 अगर देखते हैं तो NW4 जो है वह काकीनाडा से मरक्कानम तक जाता है। NW4 देखते हैं तो NW4 काकीनाडा से मरक्कन तक जाता है। NW5 तलचर से भागा। NW6 जो है लखीपुर से भांगा तक जाता है। तो ये थे प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग। अब आते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। ये सिर्फ रिवीजन का ही है दोस्तों, सिर्फ रिवीजन इसमें ही चलेगा और कुछ नहीं एक्स्ट्रा होगा। जैसे ज्वालामुखी देखते हैं मौना लोआ हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। कियालू हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। माउंट सेंट हेलेंस ये भी अमेरिका में स्थित है। माउंट सस्ता ये भी अमेरिका में स्थित है। सस्ता नाम है बट अमेरिका में सस्ता कुछ नहीं है दोस्तों। अमेरिका का जो भी चीज़ भारत में आता है वो महंगा ही आता है। तो सस्ता याद रखेंगे अमेरिका। हाँ, चाइनीज आइटम सस्ता होता है लेकिन गारंटी नहीं होता है। माउंट एटना, तो माउंट एटना इटली में है। विसुवियस ये भी इटली में है। ओजस डेल सलाडो तो ये चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित है। फुजियामा जापान में स्थित है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में स्थित है। उसके बाद देखते हैं क्राकाटोआ, तो क्राकाटोआ भी जो है दोस्तों वह इंडोनेशिया में ही स्थित है। माउंट मेरापी और क्राकाटोआ दोनों कहाँ हैं? तो इंडोनेशिया में है। किलीमंजारो, तो किलीमंजारो का संबंध जो है तंजानिया से है। उसके बाद देखते हैं कि किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को कहा जाता है। और स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी जो है दोस्तों इटली के समीप लिपारी द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तो बैरन द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में निकलती है, तो सर्वाधिक मात्रा में जो है जलवाष्प निकलती है।
उसके बाद देखते हैं विश्व की प्रमुख घाटियाँ। घाटी देख लेते हैं दोस्तों। हम्बर घाटी, तो हम्बर घाटी जो है वह कनाडा में स्थित है। हम्बर घाटी कहाँ पर है? तो हम्बर घाटी जो है वह कनाडा में स्थित है। मृतक घाटी, तो मृतक घाटी जिसे डेड वैली कहा जाता है, कैलिफोर्निया में ही स्थित है, यूएसए कैलिफोर्निया में स्थित है। लायर घाटी, तो लायर घाटी फ्रांस में स्थित है दोस्तों। लायर घाटी फ्रांस में। एक लायर बर्ड भी आता है, लायर पक्षी भी है दोस्तों, जिसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में लायर नाम का कोई पक्षी पाया जाता है। पो घाटी, तो पो घाटी कहाँ पर है? इटली में स्थित है। लायर घाटी फ्रांस में है, पो घाटी इटली में है, और हम्बर घाटी कहाँ पर है? तो कनाडा में है। उसके बाद देखते हैं पंजशीर घाटी। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। चितवन घाटी, तो चितवन नेपाल में है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण घाटी है दोस्तों। चितवन घाटी नेपाल में स्थित है। टेलर घाटी, तो टेलर घाटी जो है वह अंटार्कटिका में स्थित है। टेलर घाटी अंटार्कटिका में स्थित है। घाटी इसमें जो भी है दोस्तों महत्वपूर्ण है, एक बार देख कर जरूर जाइएगा। भारत की प्रमुख घाटी कौन सा है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मरखा घाटी, तो मरखा घाटी जो है वो लद्दाख में स्थित है। मरखा घाटी लद्दाख में स्थित है। पीन घाटी, तो पीन घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पीन हिम याद रखेंगे, पीन तो हिम, पीन घाटी तो हिमाचल प्रदेश है। सांगला घाटी, तो सांगला घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। उसके बाद देखते हैं नेलांग घाटी, तो नेलांग घाटी भी उत्तराखंड में ही स्थित है। उसके बाद देखते हैं जूकू घाटी। जूकू घाटी जो है नागालैंड में स्थित है। तो हमने देखा कि पीन और सांगला घाटी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। नेलांग घाटी कहाँ है? तो नेलांग घाटी उत्तराखंड में है, और जूकू घाटी नागालैंड में है। आगे देखते हैं, अब हम दूसरा पेज पर आते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश, तो भूमध्य रेखा पर कौन कौन सा देश स्थित है सो देख लेते हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। 1 2 3 4 5। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये हो गया आपको दक्षिण अमेरिका देश, दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट जो है मतलब महादेश है, उसके प्रमुख देश जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित है। उसके बाद आते हैं हम साओ टोम और प्रिंसिपी, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, ये सब प्रमुख जो है भूमध्य रेखा पर स्थित देश है। कर्क रेखा पर जो स्थित देश है वो देखते हैं दोस्तों। हवाई द्वीप, बहामास, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और ताइवान, ये जो दोस्तों है प्रमुख देश है जो कि किस किस रेखा पर है? तो कर्क रेखा पर स्थित है। अपना नल्ला पाकिस्तान जो है वह कर्क रेखा पर नहीं है। मकर रेखा पर कौन कौन सा देश है दोस्तों? तो मकर रेखा पर चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, फ्रेंच पोलिनेशिया। ये पराग्वे जो है दोस्तों ये महत्वपूर्ण है दक्षिण अमेरिकी देश, जो कि कहाँ पर है? तो यह मकर रेखा पर स्थित है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो 2 बार मकर रेखा को काटने वाली लिम्पोपो नदी है। 2 बार यानी पोपो 2 बार याद रखेंगे। पोपो कितना बार है? 2 बार है, तो 2 बार। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी जो है वह 2 बार काटती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो अपना भारत में माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। प्रमुख उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मतलब गर्म घास के मैदान कौन कौन सा है? तो सवाना अफ्रीका में, कंपोज ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला में, ये तीनों जो है क्या है? तो उष्ण घास के मैदान है। शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से है? तो प्रेरी अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना में और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। और बहुत सारा भी होता है जैसे वेल्ड हो गया, ये सब यहाँ नहीं दिया हुआ है। आगे देखते हैं प्रमुख स्थललुद्ध देश। तो प्रमुख स्थललुद्ध देश कौन कौन सा है? जैसे एशिया के प्रमुख स्थललुद्ध देश में आता है अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान,
नेपाल, भूटान, मंगोलिया, लाओस। इसे याद करना बहुत सिंपल है दोस्तों कि पाकिस्तान को छोड़कर जितना भी स्थान वाला देश है वो सब के सब क्या है, तो सब के सब जो है प्रमुख स्थलरूप देश है एशिया में। और दो याद रखेंगे, अर्मेनिया और अजरबैजान। अर्मेनिया और अजरबैजान। अर्मेनिया से एक करेंट का क्वेश्चन याद आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में भारत और अर्मेनिया के बीच में रक्षा उपकरण खरीद बिक्री पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। उसके बाद देखते हैं आगे हम यूरोप के प्रमुख स्थलरूप देश। तो यूरोप के प्रमुख स्थलरूप देश जो है अंडोरा, लिंचेस्टाइन, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, बेलारूस, स्लोवाकिया, मोल्डोवा, हंगरी, सर्बिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, सैन मैरिनो, वेटिकन सिटी। ये सब यूरोप के प्रमुख स्थलरूप देश है। तभी बेलारूस, स्लोवाकिया और हंगरी ये सब प्रमुख देश याद रखेंगे कि स्थलरूप है, क्योंकि ये सब जो है रूस के आसपास का क्षेत्र है। अफ्रीका के प्रमुख स्थलरूप देश कौन कौन सा है, तो माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, सेंट्रल रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया, रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, लेसेथे और मलावी। ये सब दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख स्थलरूप देश है। दक्षिण अमेरिका के दो प्रमुख स्थलरूप देश है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका में दो ही देश है जो कि स्थलरूप है, कौन कौन सा, तो बोलीविया और पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे। और अभी हम लोगों ने देखा था कि पराग्वे जो है, ये पराग्वे की जो स्थिति है वह कहाँ पर है, तो यह जो है मकर रेखा पर इसकी स्थिति है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों जलधारा में देखते हैं प्रशांत महासागर की जो जलधारा है, ठंडी जलधारा पहले देख लेते हैं कि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी है। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की जलधारा है। कैलिफोर्निया जलधारा ये भी प्रशांत महासागर की है। क्यूराइल जलधारा ये भी प्रशांत महासागर की है। अंटार्कटिका जलधारा ये भी क्या है, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ये सब क्या है, ठंडी जलधारा है। और ठंडी जलधारा क्या होता है दोस्तों कि ध्रुव से होकर विषुवत रेखा की ओर चलती है। ये ध्रुव से चल करके आएगी और विषुवत रेखा की ओर जाएगी। गर्म जलधारा प्रशांत महासागर में कौन कौन सा है, तो क्यूरोसियो, अलास्का, सुसीम और एलनीनो जलधारा। ये सब क्या है कि गर्म जलधारा है जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर गमन करती है। अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधारा देखते हैं। ठंडी जलधारा में लेब्राडोर जलधारा, बेनगुएला जलधारा, कनारी जलधारा, फॉकलैंड जलधारा। ये सब जो है ठंडी जलधारा है जो कि अटलांटिक महासागर की है। लेब्राडोरा, बेंगुला और कनारी और फाकलैंड। और गर्म जलधारा में कौन कौन सी है, तो अटलांटिक के गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है गर्म जलधारा है। ब्राज़ील की जलधारा ये भी गर्म है। इर्मिंजर जलधारा ये भी गर्म है। उत्तरी विषुवतीय जलधारा ये भी क्या है, तो गर्म जलधारा का उदाहरण है। उसके बाद प्रमुख जल मडरू मड है, कौन कौन सा ऐसे देखते हैं। जैसे बेरिंग जल मध्रुमर्त, ये जो है आर्कटिक और बेरिंग सागर के बीच में स्थित है। जिब्राल्टर, जो कि जिब्राल्टर अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है और यह जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है। डोबर, तो डोबर जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी सागर एवं आर्कटिक सागर के बीच में है। मलक्का जो है जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। उसके बाद फ्लोरिडा को देखते हैं तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में स्थित है। पाक जल मध्रुमठ बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के बीच में स्थित है। मेडागास्कर द्वीप एवं डियो गार्सिया द्वीप, जो दोनों द्वीप जो है यह हिंद महासागर में स्थित है। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है, तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमूडा ट्रायंगल जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। उसके बाद देखते हैं अब महाद्वीप में आते हैं, एशिया महाद्वीप से। तो एशिया महाद्वीप में अगर देखते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो इंडोनेशिया है। ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा जा रहा है तो द्वीप समूह इंडोनेशिया है, और सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो ग्रीनलैंड है। और इंडोनेशिया क्या है कि सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप है। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है स्वेज नहर जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, और लाल सागर को जो है वह भूमध्य सागर से जोड़ता है।
विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार जो है तिब्बत का पठार है, इसीलिए इसे संसार का छत भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कजाकिस्तान है, जो कि एशिया महादेश में है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह नील नदी है, जो कि अफ्रीका महादेश में है। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त, तो ये मैरियाना गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में है, और इसका जो नाम है चैलेंजर गर्त करके इसका नाम दिया गया है। विश्व की सबसे गहरी झील, तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील, तो सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है, गहरी झील बैकाल झील, और सबसे बड़ी तो कैस्पियन सागर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समानांतर किस जल संधि के है, तो बेरिंग जल संधि के यह समानांतर खींचा गया है। अगला है कि स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन सा देश आता है, तो स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत जो है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड जो है ये आते हैं गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत। अब अफ्रीका महादेश में आते हैं दोस्तों। यूरोप, अफ्रीका महादेश में कहा जा रहा है कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि, और जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ता है, तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील, तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील जो है वो विक्टोरिया झील है, और विक्टोरिया झील से ही विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम स्रोत है। बुशमैन पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ है, तो किम्बरले दक्षिण अफ्रीका मतलब अफ्रीका महादेश में ही स्थित है। उसके बाद है स्टेनली जलप्रपात स्थित है, तो स्टेनली जलप्रपात जो है कांगो नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, तो यह जम्बेजी नदी पर स्थित है। उसके बाद देखते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से कोसे जाना जाता है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जो है इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, ये तीनों को जाना जाता है। इसे याद रखेंगे साइज से, SIZ से। सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। यह अफ्रीका के इस टाइप का एक हिस्सा है, इसी हिस्सा में तीनों आता है, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। एक हॉर्न की तरह है, हॉर्न मतलब सींग होता है, तो यही सींग की तरह है, जिसमें 3 प्रमुख देश आते हैं। कौन कौन से, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो अंध महाद्वीप के नाम से हम लोग अफ्रीका को जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी शिक्षा का बहुत अभाव है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखते हैं, विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, तो नई दुनिया के नाम से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को ही जाना जाता है। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है अमेरिका तथा कनाडा के मध्य स्थित है। सिलिकॉन वैली के रूप में किसे जाना जाता है, तो सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। अंध महाद्वीप के रूप में अभी देखें कि अफ्रीका को ही कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वह न्यूयॉर्क है, जो कि अमेरिका में ही स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी या मीठे पानी की झील अगर कहा जाए, तो विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। उसके बाद देखते हैं यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में क्या है कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा नदी है, सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, और सबसे महत्वपूर्ण नदी अगर कहा जाए तब डेन्यूब नदी को महत्वपूर्ण नदी कहा जाता है। फैशन की नगरी से जाना जाता है फ्रांस को, और फ्रांस जो है सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस जो है वो किस नदी के तट पर है, तो सीन नदी के तट पर स्थित है। विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है, तो अन्न भंडार के रूप में किसे जानते हैं, तो यूक्रेन को जानते हैं। यूक्रेन को विश्व में क्या चीज़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो यूक्रेन को विश्व में जो है अन्न भंडार के उपनाम से जो है इसे जाना जाता है। और यूरोप से हम याद कर रहे हैं दोस्तों कि यूरोप जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है, तो यूरोप जो दोस्तों है, यूरोप अगर हम बात करें यूरोप की, तो इसकी जो स्थिति है किस नदी पर, ध्यान, यूरोप, एक मिनट दोस्तों देखते हैं। यूक्रेन को अगर स्थिति देखें दोस्तों, तो यूक्रेन जो है वह नीपर नदी पर, यूक्रेन का शहर है कीव जो कि कहाँ पर स्थित है, तो वो नीपर नदी के तट पर स्थित है।
प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो कहाँ स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। और ब्लैक फॉरेस्ट किस पर्वत का उदाहरण है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वह ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। झीलों का देश कहा जाता है? तो झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि इटली भारत के तरह ही कृषि प्रधान देश है, इसीलिए इसे यूरोप का भारत कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं कि फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। तो फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से जो है इंग्लिश चैनल अलग करता है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। उसके बाद है कि काकेकस राज्य के रूप में जाना जाता है। तो काकेकस राज्य के रूप में जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं विभिन्न देश एवं उनके बीच स्थित पर्वत और संबंधित देश। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं पेरिनीज पर्वत, तो पेरिनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है। अल्पस पर्वत, तो अल्पस पर्वत फ्रांस और इटली के मध्य स्थित है। जूरा पर्वत, तो जूरा पर्वत का स्थिति जो है फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित है। वास्जेस पर्वत, तो वास्जेस पर्वत जो है फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य स्थित है। तो पिरेनीज पर्वत देखिए कि फ्रांस और स्पेन के बीच है। अल्पस पर्वत फ्रांस एवं इटली के बीच है। जूरा पर्वत फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के बीच है। और वास्जेस पर्वत फ्रांस एवं जर्मनी के बीच है। तो सारे पर्वत जो है फ्रांस के ही बीच में है, फ्रांस और उससे संबंधित देश के बीच में ही है। उसके बाद देखते हैं अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था। तो भारत ने अपना पहला शोध केंद्र 1983 में स्थापित किया था, जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानते हैं। और 1983 में ही राष्ट्रीय जल प्राधिकरण करके जो स्थापना किया गया था 1983 में ही किया गया था। अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया था 1989 में, जिसे मैत्री नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं सूर्य में आते हैं। सूर्य का व्यास जो है लगभग 13,52,000 किलोमीटर के आसपास है। यह पृथ्वी से जो है सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। उसके बाद देखते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगभग 500 सेकेंड का समय जो है वह लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। पार्थिव ग्रह के उदाहरण हैं। पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल है। बाह्य ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह के रूप में जाना जाता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मतलब पहले 4 को कहा जाता है, पहले वाले 4 जो ग्रह है उसे पार्थिव ग्रह, और बाद के जो 4 ग्रह है उन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह जो है वो बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह जो है वो शुक्र है। पृथ्वी जो स्थित है वह मंगल और शुक्र के बीच में स्थित है। उसके बाद देखते हैं पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करने वाले 2 ग्रह हैं शुक्र और वरुण, जो कि उल्टा दिशा में घूर्णन करते हैं। शुक्र पर सूर्योदय जो है पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त जो है पूरब दिशा में होता है। वैसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध तथा शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो यह बुध है। किस ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण का होना है? तो बुध ग्रह का ही विशेषता है जो कि उसके चुंबकीय गुण का होना है। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कहा जाता है शुक्र को। कौन सा ग्रह घनत्व आकार लगभग पृथ्वी के समान है? तो शुक्र ग्रह, और इसी के कारण शुक्र को पृथ्वी का भग्नी या पृथ्वी का बहिन कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। फेबोस एवं डिमोस 2 उपग्रह है जो कि मंगल के हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया है, जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है वो शनि है, और सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह जो है अपना पृथ्वी है। उसके बाद देखते हैं अरुण की खोज की गई थी। तो अरुण की खोज विलियम हर्शल के द्वारा किया गया था। लेटा हुआ ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? तो अरुण को जानते हैं। वरुण ग्रह की खोज जोहान गाले ने किया था। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है, इसी के कारण इसका रंग जो है हरा होता है, तो वो वरुण ग्रह है।
पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वह चंद्रमा है। सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो दिन और रात जो होते हैं पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, तो ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण होता है। उसके बाद देखते हैं प्रमुख गर्म हवा और संबंधित देश, जैसे अयाला, तो अयाला जो गर्म हवा है वह अयाला जो है वह फ्रांस देश में बहने वाली गर्म हवा है। सुखोवे, तो सुखोवे जो है रूस एवं कजाकिस्तान में बहने वाला गर्म हवा है। बाग्यो, तो बाग्यो जो है फिलीपींस द्वीप समूह में बहने वाला गर्म हवा है। गारिच, यह दक्षिण पूर्वी ईरान में बहने वाला गर्म हवा है। सामून, तो सामून ईरान में बहने वाला गर्म हवा है। दो गारिच और सामून ईरान में बहने वाला है। बरगस दक्षिण अफ्रीका में बहने वाला है। ट्रेंटामेटेन, तो मध्य यूरोप में बहने वाला गर्म हवा है। प्रमुख ठंडी हवाएं, तो ठंडी हवाएं देखते हैं। मिस्ट्रल, तो मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस में ठंडी हवा बहती है। बोरा एडियाटिक तट पर बहने वाली है। नॉटी अमेरिका में बहती है। नॉर्दर, ये भी अमेरिका में, नॉर्दर और नॉटी दोनों अमेरिका की ठंडी हवा है। पैम्पीरो अर्जेंटीना की ठंडी हवा है। पापागायो, तो मैक्सिको की यह ठंडी हवा है। पापागायो, तो मैक्सिको गायो। हबूब, तो हबूब जो है सूडान में बहने वाली ठंडी हवा है। सिस्टोन, तो यह पूर्वी ईरान में बहने वाली ठंडी हवा है। नेवाडोस इक्वाडोर में बहने वाली ठंडी हवा है। बिलीबाब अलास्का में बहने वाली ठंडी हवा है। तो इस प्रकार से हवा प्रमुख देख लिए। एशिया में प्रमुख मरुस्थल, तो एशिया में जो मरुस्थल है उसको देखते हैं। अल नाफूद की स्थिति सऊदी अरब में स्थित है। दस्ते लूट, तो यह जो है पूर्वी ईरान में स्थित है। थार भारत एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित है। टकला मकान चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल चीन एवं मंगोलिया दोनों देश में स्थित है। अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल, कलाहारी दक्षिण अफ्रीका में है। सहारा उत्तरी अफ्रीका में है, याद रखेंगे, सहारा उत्तरी अफ्रीका और कालाहारी दक्षिणी अफ्रीका। जुराब, तो यह चाड देश में स्थित है। बायूडा सूडान में स्थित है। अल जौफ माली में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में प्रमुख मरुस्थल, जैसे रेड डेजर्ट अमेरिका में है। मोजावे अमेरिका में है। कोलोराडो अमेरिका में है। चिहुहुआन, ये भी अमेरिका में मैक्सिको में है। चिहुहुआन। सोनोरन, तो यह अमेरिका एवं मैक्सिको में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में प्रमुख, तो दक्षिण अमेरिका में अटाकामा चिली में है। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख है। गिब्सन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट सैंडी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उसके बाद देखते हैं प्रमुख पर्वत, तो अल्पस पर्वत कहाँ स्थित है, तो मध्य यूरोप में स्थित है। गोलन की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो मध्य एशिया में स्थित है। एपिनाइन पर्वत कहाँ है, तो इटली में स्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका में है। एपिनाइन पर्वत इटली में स्थित है। गोलन की पहाड़ी मध्य एशिया में है। अल्पस पर्वत जो है मध्य यूरोप में स्थित है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यहाँ पर प्रमुख जो भूगोल के जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उसका मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या करा दिया, तो इसके माध्यम से मैंने आपका रिवीजन करा दिया। अब जो दोस्तों आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों कि वीडियो हमारा ज़्यादा तो फेमस हम हैं नहीं, फेमस होना भी हम नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि जितना लोगों के पास ये वीडियो पहुंचता है वो लोग कृपया कम से कम लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। लाइक और शेयर करने में आपका तो कुछ जाता नहीं है, लेकिन हमारा जो होता है दोस्तों वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। तो आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं। और आजकल क्या होता है दोस्तों मेरे साथ कि अगर हम किसी ग्रुप में ये वीडियो अपना शेयर कर देते हैं तो इसमें मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो को आप मतलब इसमें कोई फ़ायदा वाला चीज़ या घाटा वाला चीज़, हम तो इसमें पढ़ाई से रिलेटेड ही बात जो भी है वो डिस्कशन करा रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं कि उस ग्रुप से ही हमको निकाल दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, ऐसा होता है कि पहले तो आपको आसपास के लोग ही नीचे खींचना चाहेंगे। तो हमारा भी अभी दिन है, लोग खींच रहे हैं तो खींचने दे रहे हैं, लेकिन हम अपना मेहनत नहीं छोड़ रहे हैं। और जितने लोग भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे हम
रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। आप लोग के लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। हमारा लाइक पता है दोस्तों, अगर 20 में भी चला जाता है ना, 20 लाइक भी होता है तो अंदर से इतना खुशी मिलता है कि मैं उसी समय वीडियो बनाने के लिए बैठ जाता हूँ 20 लाइक मिलने पर ही। तो सोचिए कि 20 लाइक से हमको इतना खुशी मिलता है, तो और अगर 20 से अगर 50 लाइक होता है तो हमें और कितना ज़्यादा खुशी मिलेगा। तो इतना ही कहते हैं दोस्तों। और आज अंतिम दिन है, कल तो सभी का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, तो एग्ज़ाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।